गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में चैप्टर 8 का शेष भाग यानी जागीरदारी प्रथा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मुगल कालीन प्रशासन व प्रशासनिक सेवाओं में जागीर प्रथा या जागीरदारी प्रथा का अपना विशेष महत्व है। यह प्रथा प्रशासन की इकाई का हिस्सा होकर भी अपने आप में स्वतंत्र थी। मुगलों ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से सत्ता हासिल की थी, प्राप्त की थी, और मुगलों ने अपने राज्य का विस्तार भी किया और राजनीतिक स्थायित्व के साथ साथ कानूनी एकीकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाया। और मुगलों ने सैन्य व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी तथा राजस्व व्यवस्था को संतुलित बनाने के लिए जागीरदारी प्रथा को भी नया रूप दिया। तो जागीरदारी प्रथा का अर्थ है, यानी जागीर का अर्थ है भूमि का टुकड़ा अर्थात भू राजस्व। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा के बदले नगद वेतन न देकर के अक्षेत्र विशेष से कर एकत्रित करने का अधिकार देना, यह निर्धारित अक्षेत्र जागीर कहलाता था और इसका धारक, इसको पाने वाला जागीरदार। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो मुगल काल में जागीरदार वे मनसबदार थे जिन्हें मुगल काल में सरकारी सेवा के बदले नकद वेतन न देकर के राजस्व क्षेत्र दे दिया जाता था। इस प्रणाली के तहत जागीरदार की आय अनुमानित होती थी, जिसे जमा कहा जाता था, और उसी से वह राजस्व वसूली कर उसे हासिल में परिवर्तित करता था। मध्यकाल में विशेषकर मुगल काल में संपूर्ण राज्य क्षेत्र की भूमि को 3 भागों में बांटते थे। पहली खालिशा यानी सरकारी भूमि, जिसमें सरकारी अधिकारी राजस्व एकत्रित कर इसे शाही कोष में जमा करा देते थे। दूसरी जागीर अर्थात वह भूमि जो सरकार द्वारा अपने किसी भी अधिकारी को अपनी सेवा के बदले में दी जाती थी। इसका राजस्व एकत्रित करना तथा व्यवस्था करना उसी व्यक्ति का काम था। तीसरी थी मददे मौश यानी इनाम। यह वह भूमि थी जो किसी धर्मपरायण व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति या उस असहाय व्यक्ति को दी जाती थी जिसकी आय का कोई साधन नहीं था। ये एक मुगल काल की जागीरदारी प्रथा एक भिन्न प्रयोग था। यह इससे पूर्व 100% इस अवस्था में लागू नहीं थी और इसका ध्येय राजस्व व्यवस्था को संभालना था। इसको एकत्रित करने की जिम्मेदारी का भार निजी हाथों में सौंपना था। एक जागीरदारी के लिए कुछ कर्तव्य भी थे और जागीरदार मुगल शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग था, तब वह भी एक मनसबदार था। उसके लिए भी कुछ कर्तव्य थे जिनका पालन करना उसका राजनीतिक, सामाजिक व नैतिक कर्तव्य था। सर्वप्रथम उसके पास एक सैनिक टुकड़ी होनी अनिवार्य थी। इस टुकड़ी का रख रखाव, प्रशिक्षण व अनुशासन के लिए वह व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार था। शासक उससे आशा करता था कि यह सैनिक टुकड़ी बाह्य खतरे व आंतरिक अशांति के समय शासक का साथ दे। दूसरे कर्तव्य के तौर पर उसे अपने क्षेत्र का राजस्व भी वसूलना होता था। इस राजस्व को वसूलने में उसे चौधरी, कानूनगो, देशमुख, देशपांडे, पटवारी सहायता करते थे। लगान से उसकी व्यक्तिगत आय होती थी। जागीरदारों पर नियंत्रण के लिए भी कानून बनाए थे। अकबर ने एक दीवान की नियुक्ति की थी और उसका पूर्ण मंत्रालय इस बारे में रिकॉर्ड रखता था, शासक को जानकारी देता था। इस तरह से हर जागीर में एक फौजदार होता था, वह सही अर्थों में जागीर की व्यवस्था देखता था। इसकी नियुक्ति शासक द्वारा की जाती थी। फौजदार की सहायता के लिए अहले खिदमत कुछ सहायक भी होते थे, जो ये जागीरदार व उसके कारिंदों की पूर्ण सूचना रखते थे, जो लगातार दरबार को बताते थे। तो इस तरह से जागीरदार अंदर व बाहर से नियंत्रण रखा जाता था जागीर का प्रशासन निजी हाथों में होकर भी सरकारी था। जागीर से भू राजस्व कितना एकत्रित करना है, इसके लिए नियम लिखित में होते थे। इस दस्तावेज को दस्तूर कहते थे। जागीरदार अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दमनकारी नीति नहीं अपना सकता था, यानी वह एक निश्चित मात्रा में ही कर एकत्रित कर सकता था। जागीरदार सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को बाध्य था। भू राजस्व से स्थानीय स्तर पर जुड़े हर हुए सरकारी अधिकारी चौधरी, कानूनगो, पटवारी व काजी होते थे। इनका स्थानांतरण नहीं होता था। इनके पास भू राजस्व का संपूर्ण रिकॉर्ड होता था।
जागीरदार को जागीर उस समय तक दी गई है तब जब तक शासक की इच्छा है। जमींदार को अपनी हर वर्ष की आय के आंकड़े राजस्व विभाग को देने होंगे। जागीर के प्रकार भी होते थे। जागीर शब्द का बार बार प्रयोग से कई बार यह समझ लिया जाता है कि संपूर्ण जागीर प्रणाली एक जैसी थी, लेकिन इनका रूप अलग था। 3 प्रकार की जागीरदारी थी। पहले सामान्य जागीर थी। जागीर प्रथा का संपूर्ण ढांचा इसी पर केंद्रित था। इसकी जितनी भी विशेषताएं बताई गई हैं वे इस प्रकार की जागीर को दर्शाती हैं। यह जागीर वह थी जिसे शासक ने किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से प्रभावित होकर दे दी। ऐसी जागीर पहले खालिसा के हिस्सा होती थी। शासक ऐसी व्यक्ति की योग्यता का लाभ उठाने के लिए उसे राजस्व व सैनिक अधिकारों की पूर्ति के लिए यह देता था। यह जागीर स्थानांतरित भी हो सकती थी, वंशानुगत नहीं थी। दूसरी वतन जागीर, ये एक नया था, कामयाब प्रयोग था। अकबर ने यह प्रयोग राजपूतों के संदर्भ में किया। इसके तहत अकबर ने सभी राजपूत राजाओं को अधीनता का प्रस्ताव भेजा तथा साथ में मित्रता का भी। किसी राजा ने बिना लड़े उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो किसी ने युद्ध में पराजय के बाद। अकबर ने दोनों तरह के राजपूत शासकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। तीसरा, अलतमगा जागीर। इसका अर्थ अति विशिष्ट। ये इसके नाम से ही पता चलता है कि ये उस व्यक्ति या परिवार को देते थे जिस पर शासक की विशेष कृपा दृष्टि होती थी। यह जागीर खालिसा से पैतृक में बदल दी जाती थी। इसका अर्थ यह भी होता था कि उक्त जागीर उस व्यक्ति या परिवार की स्थायी संपत्ति होगी और उस पर शासकीय हस्तक्षेप नहीं रहता था। इस तरह की जागीर मिलना बड़े शौर्य का काम मानते थे। जागीरदारों के अधिकार और शक्तियाँ भी एक जैसी नहीं थी। वतन जागीर था। अलतमगा जागीर में जागीरदार अपनी जागीर का सर्वा था। सामान्य जागीर में के संदर्भ में सैद्धांतिक रूप से शासक ने उस पर कई प्रकार के नियंत्रण स्थापित किए जिसमें समय के अनुरूप कमी आती चली गई। दस्तूर था। शाही फरमानों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जागीरदार बहुत कमज़ोर या असहाय वर्ग था, लेकिन स्थिति इसके विपरीत थी। अकबर को यह पता था कि यह वर्ग बहुत शक्तिशाली बनकर राज्य के लिए चुनौती भी न बन जाए। इसके लिए कुछ अधिकारी उसके जागीर क्षेत्र में लगा दिए थे। वास्तव में जागीरदार का संबंध राजस्व से था। वो सरकारी तंत्र की मदद से एकत्रित करता था। उसे सल्तनतकालीन इक्तादार की तरह अन्य प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, फिर भी वह इनका प्रयोग करता था। सामान्य तौर से अपने क्षेत्र का फौजदार भी वो होता था। उसके पास राजनीतिक, प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियाँ भी उसके पास थी। उसके पास एक सैनिक टुकड़ी भी थी जिस कारण शासक को भी उसकी आवश्यकता रहती थी। दूसरा, जागीरदारी संकट। जागीरदारी प्रथा का सबसे चर्चित व महत्वपूर्ण बहुपक्ष जागीरदारी संकट के नाम से जाना जाता है। यह संकट न केवल जागीरदारी प्रथा के लिए बल्कि मुगल साम्राज्य के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। जागीरदारी संकट से अभिप्राय उस आर्थिक व राजनीतिक अव्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जागीरों की संख्या कम हो गई थी तथा जागीर मांगने वालों की संख्या अधिक थी। ऐसे में जागीरदारों को कागजी तौर पर जागीर दे दी जाती थी तथा लंबे समय तक इन्हें इसका इंतजार करना पड़ता था। यह प्रतीक्षा सूची भी अधिक लंबी हो गई थी। इस संकट का दूसरा पक्ष ये था कि जागीरदारों पर दबाव बढ़ने के कारण जागीर का आकार घटा दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड जमा में अंतर नहीं किया गया था। इस कारण जमा व हासिल में न केवल अंतर बढ़ा बल्कि 1/3 तक का अंतर आ गया था और इससे जागीरदार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। इसे पूरा करने के लिए कृषक पर दबाव बढ़ाया और इसे उत्पादन में न वृद्धि हो सकी न कर का दबाव कृषक झेल पाए और अब उसके पास केवल विद्रोह का रास्ता बचा था। जागीरदारी प्रथा के कुछ गुण व दोष भी हैं। जो सबसे पहले अगर गुणों के बारे में बात करें तो मुगल काल में अभिजात वर्ग काफ़ी बड़ा हो गया था। उसे दरबार में प्रतिष्ठित पद दिया जाना संभव नहीं था। वे सभी एक स्थान पर रहें, यह भी साम्राज्य के हित की बात नहीं थी। इसके माध्यम से उन सभी पर नियंत्रण रखा जा सका। जागीरदारी प्रथा के कारण योग्य व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मुगल काल में संचार व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी जिसके कारण शासक द्वारा इतने विस्तृत साम्राज्य पर प्रत्येक हिस्से का सही ज्ञान व नियंत्रण संभव हो सके। कम से कम खर्च में बढ़िया प्रशासन चलाना मुगल काल की विशेषता थी। तो इसकी केंद्र बिंदु जागीरदारी प्रथा थी। इसके बाद इसमें कुछ दोष भी थे। राज्य की आर्थिक स्थिति को कंगाली के कगार पर खड़ा करने का काम जागीरदारी प्रथा ने किया।
खालिसा को जागीर क्षेत्र में बदलने के कारण राज्य का मौलिक स्वरूप नष्ट हो गया। यह व्यवस्था सबसे अधिक घातक कृषक के लिए थी, क्योंकि वह शोषण का शिकार बना। उसकी दशा को सुधारने की जिम्मेदारी न तो सरकार ने ली, न जागीरदार ने ली। जागीरदारी का पूर्व स्वरूप रिश्वत व अनैतिक व्यवस्था पर आधारित था। जागीरदारी व्यवस्था में योग्य नेतृत्व के अभाव में लगातार बुराई आती चली गई। मुगल काल के अंतिम दिनों में स्वयं जागीरदार की हालत दयनीय हो गई थी, और मुगल काल के अंतिम दिनों में राज्य के प्रत्येक हिस्से में विद्रोह हो रहे थे, तथा राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया भी खतरे में थी। सब जागीरदारों के नेतृत्व में यह हो रहा था। अतः मुगल साम्राज्य में विखंडन का आधार यहीं से बना। अगर जागीरदारी के मूल्यांकन करें तो यह हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में जागीरदारी प्रथा की अहम भूमिका थी। इस व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली का एक नया प्रयोग मुगल शासकों द्वारा किया गया। प्रारंभ में इसके ऊपर नियंत्रण भी रखा गया, जिसके कारण वह राज्य का आधार स्तंभ बनी, परंतु यह व्यवस्था अधिक समय तक जारी नहीं रह सकी। फिर इसका नकारात्मक स्वरूप सामने आया, और जागीरदारों का आडंबरपूर्ण जीवन व योग्य नेतृत्व के अभाव ने ऐसा कुछ परिवेश बनाया, इससे प्रथा का प्रत्येक सकारात्मक पक्ष दोषपूर्ण हो गया। इरफान हबीब लिखते हैं कि जागीरदारों के मन में जागीर जाने का भय हर समय रहता था, इस कारण वह जी भरकर कृषक का खून चूसना चाहता था। तो ये थी जागीरदारी प्रथा। धन्यवाद।